नमस्कार व्यूअर्स। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और जो हमारे मित्र हैं ये भाई साहब, इनकी वजह से आज हमारे 1 लाख व्यू पूरे हो गए हैं एक क्रेडिट कार्ड की वीडियो पे। जो लोग देख रहे हैं हो सकता है कुछ समझ भी रहे, हम कोशिश करेंगे और चीज़ें बनाने की या और समझने की। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, मतलब बहुत फ़ोन कॉल्स आए हैं, हमने कोशिश करी सबको समझाने की। तो आपको कोई उस वीडियो में और कुछ चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं और हमारे सर जी को धन्यवाद दे सकते हैं जो उन्होंने टाइम निकाल के हमारे साथ बैठे। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इनके साथ दोबारा से हो सकता है ये वीडियो फिर चल पड़े, लेकिन बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न 15 सितंबर को खत्म होने वाली है, लास्ट डेट है। बैक टू बैक फाइलिंग चल रही है, एक्सटेंशन की कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। ऑडिट की तो आ जाएगी क्योंकि इंस्टीट्यूट ने रिक्वेस्ट करा है, तो ऑडिट की तो आएगी आएगी। अब हमारे पास जो फोन कॉल्स आ रहे हैं ना बैक टू बैक, बहुत सारे या क्वेरीज आ रही है कि सर मेरा इनकम टैक्स रिफंड रुक गया है या इनकम टैक्स रिफंड आया नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी पर्सन हो, किसी का 1 लाख रुपए का है, किसी का 2 लाख का है या किसी का 5,000 का भी है, तो इट्स अ हार्ड एंड मनी। हम ये समझते हैं कि 5,000 रुपए भी आपने कमाए हैं, बस फर्क क्या है वो डिजिटली है। आज आपके 5,000 रुपए हाथ में हो तो वो फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं, किसी की बिजनेस रिटर्न्स हैं, किसी को प्रोफेशनल रिटर्न्स हैं, तो वही डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं और जो हमने इश्यूज देखे अभी लोगों ने अभी भी रिटर्न फाइलिंग गलत कर रखी है या नहीं पता है, तो आज हम क्या करेंगे, इसको सेक्शन वाइज कवर करेंगे। मतलब इनकम टैक्स में जितने सारे रिटर्न में सेक्शन लग रहे हैं, सैलरी से लेकर प्रोफेशनल तक, हम कोशिश करेंगे सारे कवर कर लें। हाँ जी, थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा और देखते हैं कितना चलता है और कैसे है कैसे, और उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो इस वक्त चल रही है वो चल रही है सैलरी रिटर्न, क्योंकि लास्ट डेट सैलरी रिटर्न वालों की है, वो गोइंग चल रही है। अब सैलरी वालों के केसेस बहुत सारे हैं, मतलब सैलरी भी है, स्टॉक मार्केट भी है, बहुत लोगों ने क्रिप्टो करेंसी भी करी है, बहुत लोगों ने गेमिंग भी खेली है। तो अलग अलग फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं, हाउस रेंट भी है, बहुत लोग HRA की डिडक्शन ली है, बहुत सारे डिडक्शंस लिए हैं। तो इस बार ना कंप्लीटली चेंज ओवर है सिस्टम में, ठीक है। तो पहले करेंगे सैलरी को डिस्कस। 192 सैलरी में जो सेक्शन लगता है 192 नॉर्मल है, ये सेक्शन सैलरी 192 है। अब चाहे आपकी सैलरी 5,000 हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 500 अरब हो, एक ही सेक्शन लगेगा, दिस इज 192, ठीक है। और जिसकी पेंशन आ रही है उसमें आती है 192 में। तो सैलरी में जो बेसिक हमने देखा, सीधा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कोई लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ लोगों को फायदा हो जाए 15 सितंबर से पहले पहले जिन लोगों ने गलत भर रखे वो रिवीजन कर ले। देखो ITR 1 और ITR 2 जनरली सैलरीड, रेंटल, स्टॉक मार्केट, ये 3 चीजों के लिए बनी है। ITR 1, ITR 2, ठीक है ना। बहुत लोगों को पता है तो हम आगे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। 1 और 2 इट्स मेजरली फॉर ITR 1, ITR 2 इज फॉर सैलरीड प्लस स्टॉक मार्केट प्लस रेंटल इनकम या कोई अदर इनकम अदर सोर्सेस से। अब जो मेजरली हमें देखने को मिल रहा है, ITR 1 और ITR 2 प्रोसेस हो रही है इमीडिएट। हमने फाइल करी, आज फाइल करी, 1 घंटे में प्रोसेस हो गई या रात तक प्रोसेस हो गई, रिफंड आ गया। लेकिन कई लोगों की प्रोसेस नहीं हो रही है, 3-4 रीजन है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3-4 रीजन है। पहला, ITR 1 में जो लोगों ने फॉर्म 16 में डिक्लेयर कर रखा है, यानी कि डिडक्शंस, HRA, अगर वो उससे थोड़ी सी भी फिगर इधर उधर है, यानी कि सपोज आपने HRA 1 लाख ले रखा है, आपने उसको कर दिया 1,20,000 रुपये आपके ITR में, ठीक है। या आपने HRA आपने 1,20,000 रुपये रखा, आपने अपने ITR में कर दिया 1 लाख, तो फॉर्म नीचे प्रोसेस हो रहा है, जल्दी से टाइम ले रहा है, क्योंकि वो डेटा रिकवर करे। क्योंकि फॉर्म 16 जो जनरेट होता है वो होता है ट्रेसिस से, TDS की वेबसाइट से सीधा, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था। अब उसकी फॉर्म में कुछ गड़बड़ होगी या कुछ दिक्कत होगी तो प्रोसेस नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने क्या करा है, सैलरी के अंदर जो कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर देती है, जैसे हम आपको देते हैं सैलरी स्ट्रक्चर कि भाई ये अलाउंस है, ये पावर अलाउंस है, ये फ्यूल अलाउंस है, बहुत सारी चीजें एग्जाम्प्ट है, या कुछ चीजें एग्जाम्प्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। वो क्या करते हैं, बेसिक सैलरी, HRA और स्पेशल अलाउंस करके क्लोज कर देते हैं, वो ज्यादा पंगा नहीं देते। अब लोगों ने क्या करा इसके अंदर, उन्होंने अपना ही सैलरी स्ट्रक्चर बना लिया है। मतलब जो एग्जम्पशन गिवन है प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 1014, सेक्शन बता रहा हूँ, सेक्शन 1014 लिख लेना इसको, ये आगे आपको केसेस में काम आएंगे। 2 कहानियां, न्यू टैक्स, आज कभी सबको न्यू और टैक्स दोनों ओल्ड चल रहे हैं, ये सब ओल्ड में भी अलाउड है और न्यू में भी अलाउड है। प्रिस्क्राइब सेक्शन अंडर 1014, 1013 ये नहीं है, इस फॉर HRA, 1013 अलग से प्रिस्क्राइब्ड है, HRA के लिए 1013 है और के लिए 1014 है। तो 1013 सिर्फ ओल्ड में है HRA और 1014 सब में है। अब क्या कर रहे हैं, रिफंड लेने के लिए सीधा का सीधा स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर दिया, यानी कि अगर 10-20 सपोज 20 लाख की इनकम है तो 15 लाख वो डाल दिया सैलरी और 5 लाख रुपए एग्जेम्पशन दे दिया।
8 लाख एग्जम्पशन दे रहे हैं जिसमें कोई डॉक्यूमेंट लगना ही नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट कब चाहिए? जब केस लगेगा और आपका रिफंड भी आ जाएगा। लेकिन क्या है कि इस बार सिस्टम में मॉडिफिकेशन है। अब 10 लाख में से या 20 लाख में से 8 लाख का एग्जम्पशन नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, अनटिल या तो आपकी ग्रेचुइटी ना हो, यानी कि आपने कंपनी 5-6 साल बाद छोड़ी हो, या कोई और ऐसी एग्जम्पशन ना हो जो कंपनी ने प्रोवाइड करी हो। क्योंकि जब आपको कंपनी फॉर्म देती हो तो सारा सिस्टम में फीड करके देती है, ट्रेस में जनरेट होता है। तो लोगों ने कर रखा है, बहुत भर भर के कर रखा है और अभी भी कर रहे हैं। नोटिस आने के बाद भी बहुत लोगों को नोटिस आ चुका है। लोगों ने एचआरए ने दिखा रखा, अभी हमारे पास फॉर्म आया, एचआरए 4.5 लाख रुपए से ऊपर है, मतलब 1 महीने का 50,000 रुपए से ऊपर हो गया। अगर नेट में 45 या 4.5 लाख है तो नेट में ग्रॉस में 50 से ऊपर होगा। फिर से टीडीएस नहीं काट रखा। अब हम कहेंगे सर डिसअलाउ कर दो, तो कहेंगे कि सर 30% टैक्स कौन दे, क्योंकि 5 लाख का 30% देंगे, 5 लाख 15 लाख 1.5 लाख रुपए कौन देगा? कोई देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसलिए रिफंड नहीं आ रहे आपने। ठीक है, ये तो हो गया सैलरी का एचआरए पार्ट। अब तीसरी कहानी, लोगों ने अपनी डिडक्शंस मॉडिफाई कर दी। इस बार क्या है कि जो आप खर्चा ले रहे हो इसको हम बोलते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस चैप्टर 6A में आती है, ठीक है ना। डिडक्शन ये कहते हैं जो आपने पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रखा है, ये सब ओल्ड स्कीम में चल रहा है, न्यू स्कीम में कुछ नहीं है, ये सब ओल्ड स्कीम में है। आपने डिडक्शन ले रखी है, पॉलिसी ले रखी है, हाउस रेंट अपना ये है, आपने होम लोन ले रखा है। इस बार क्या करा है डिपार्टमेंट ने, हर एक का डॉक्यूमेंट नंबर लगा दिया। यानी कि आपका पीएफ अकाउंट है तो पीएफ अकाउंट का नंबर दो, म्यूचुअल फंड आपने लगा रखा है, ईएलएस लगा रखा है, उसका फोलियो नंबर दो। आपने चिल्ड्रन बच्चों की सैलरी दी है तो जो बच्चों की स्लिप पे नंबर आता है ना स्कूल से, उसका नंबर सबमिट करो। मेडिक्लेम पॉलिसी है तो मेडिक्लेम कंपनी का नाम दो, मेडिकल कंपनी का पॉलिसी नंबर दो, और मेडिक्लेम कंपनी कौन सी है वो भी दो। यानी कि अगर बजाज का इंश्योरेंस है तो बजाज लिखो, पॉलिसी नंबर लिखो और एग्जैक्ट अमाउंट लिखो, क्योंकि उसके डेटाबेस से मैच होगा। अब अगर आपने फॉर्म 16 में डिक्लेयर नहीं कर रखा है ये पहले से, हो सकता है मिस हो गया हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज करी हो, तो नहीं कर रहे, तो वो टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो एक बार चेक कर लें कि आपने कहीं गलत क्लेम तो नहीं कर रखा है। बेसिक वन है वो जो सैलरी वाला ITR 1 में इशू आ रहा है, ठीक है। एक आ रहा है वो दोबारा से पॉलिटिकल डोनेशन, वो जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी लोग भर भर के कर रहे हैं, भर भर के कर रहे हैं पॉलिटिकल डोनेशन। हालांकि जो हमारे पास पिछले साल से लोग थे वो थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन जो अभी भी अप्रोच कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त एचआरए में सबसे तगड़ी आ रही है, किसी के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है। लोगों ने 15-15 लाख रुपए एचआरए क्लेम कर रखा, 15 लाख रुपए। मतलब आप सोचते हो कि आप अबे मतलब कहाँ रहते हो भाई, मतलब 1.5 लाख रुपए रेंट, 1.25 लाख रुपए रेंट कहाँ का है? होगा, ये नहीं होगा, लेकिन भाई तुम अपनी सैलरी भी तो देखो। एवरेज 50 लाख का बंदा तो चलो 1 लाख रुपए दिखा सकता है, क्या 25-30 लाख का बंदा 1 लाख रुपए दिखा सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब हमारे पॉसिबल सब कुछ है बट सिनेरियो के हिसाब से नॉन पॉसिबल है। उसके बाद टीडीएस नहीं काट रहे हैं, उसके ऊपर 2% टीडीएस डिडक्ट होता है, वो भी नहीं काट रहे हैं, डिसअलाउड हो जाएगा अगर कोई नोटिस आ गया तो। इसी चक्कर में अगर आपने एचआरए के फॉर्म 16 के बाद डाला है तो दिक्कत करेगा, हो सकता है रिफंड लेट हो, ठीक है। क्योंकि इस बार डिपार्टमेंट फुल लोन चेकिंग कर रहा है। हमने भी जो रिटर्न फाइल करी है उसमें कुछ में क्लेम करा है, बट रेंट एग्रीमेंट लिया है क्योंकि वहाँ उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई थी तो वही रह गया उसका। तो अब हमें लगता है बेनिफिट अगर हम डाल दें इसको मिलेगी नहीं उसको। ITR के जो ITR 1 का है सैलरी का, ये दिक्कत आ रही है। अब ITR 1 में सपोज किसी का रेंट है, किसी को रेंट भी आ रहा है, ठीक है, हो सकता है उसने टेनेंट डिटेल पूरी ना भरी हो, टेनेंट की डिटेल भी कंपलसरी होगी, हो सकता है वो ना भरी हो, या आपने जो रेंट दिखाया है वो आपके 26 एज से यहाँ पे दिखा रखा है लैंडलॉर्ड टेनेंट ने, वो मैच ना करता हो। यानी मैंने दिखा रखा है 5 लाख रुपए, हो सकता है सिस्टम ने 26 एज में 5,40,000 रिपोर्ट हो, यानी कि टेनेंट ने मेरे टैक्स काटा 540 पे, तो आपने हो सकता है वो दिक्कत हो। अब आपने इंटेंशनली गलत डाला है या वो डल गया है, आप ये जाके चेक कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मार्केट, मेजरली लोग आज भी स्टॉक मार्केट रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यानी किसी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सर क्या ही करना जानकर उस केसेस में रिटर्न रुक गई है प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट पूरा एआई एक्चुअली क्या है कंटेंशन पता है क्या है? हम बात करते हैं ना सर ये तो ASTS में दिखाई नहीं दे रहा, एनिमल सिस्टम और TIS टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाना जरूरी है। उनको ये नहीं पता है कि डेटा माइनिंग चल रही है, यानी कि अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, डिपार्टमेंट डेटा खींच रहा है। अभी रिसेंटली रेड हुई है बहुत जगह प्रॉपर्टी ऑफिस में, यानी कि जो जहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है ना, वहाँ पे बहुत जगह रेड हुई है कि जो क्योंकि क्या होता है मिली भगत होती है डिपार्टमेंट्स की कुछ,
कि वो ना प्रॉपर्टी का डेटा सबमिट नहीं करते डिपार्टमेंट को एज पर द इनकम टैक्स गाइडलाइंस। जो प्रॉपर्टी ऑफिस है वहाँ पे प्रॉपर्टी डेटा रजिस्टर होता है, तो उस प्रॉपर्टी डेटा को आपको सिस्टम में अपलोड करके इनकम टैक्स को भेजना होता है सेंट्रल डेटाबेस में। बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, रेड हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं। अब हो सकता है वो 10 साल पुरानी प्रॉपर्टियाँ, 5 साल पुरानी प्रॉपर्टियाँ, कि भाई तुमने प्रॉपर्टी खरीदी, दिखाओ कहाँ से खरीदी। इसका मतलब ये दिखाई नहीं देने का मतलब ये नहीं कि आपको फाइल नहीं करनी। फाइल योर टैक्सेस एक्यूरेटली। मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, अगर नोटिस आएगा तो 5 साल की कमाई निकल जाएगी 2 मिनट में। बहुत सारे नोटिस देख चुके हैं, जब से वो वीडियो क्रेडिट कार्ड के डालें 2-3 वीडियोस, बार बार के कॉल्स आए, नोटिस रीड करें, समझाएं, सबकी नींद उड़ गई है। हम भी 5-7 साल से ये बोल रहे हैं कि भाई मत करो। AIS TAS में शो होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम नहीं है। अगर आपकी कोई मेजरली इनकम है, अगर देखो कोई छोटी मोटी 5-7 हज़ार रुपए की जो अवॉइड हो सकती है, या चलो नहीं दिखाया कोई फाइल करता, तो बात एक अलग है। अदरवाइज एवरी इनकम इज कंपलसरी, एवरी सेक्शन इज कंपलसरी। तो ITR 1 में यहाँ दिक्कत आ रही है, ITR 2 में भी ये स्टॉक मार्केट की मेजर इशू है, लोग नहीं दिखा रहे। अब 2 कारण, चलो 2 कारण बाद में डिस्कस करेंगे आप, ठीक है ना। अब आते हैं, क्योंकि वो 3-4 पॉइंट्स है बहुत मेजर। ये तो हो गया ITR 1 की कहानी। ITR 2 की बता दी, रेंटल इनकम है या स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट ITR 2 में जाएगा सारा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। तो लोगों ने नहीं दिखा रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे सीधा सीधा 15 और 20% टैक्स है एज पर द जब 23 जुलाई बजट से पहले और बजट के बाद का, और लॉन्ग टर्म पे भी 10% 12.5% है। तो लोगों ने नहीं दिखा रखे बहुत ज्यादा, कि वो सोचते क्या ही प्रोफाइल में कोई देख तो रहा नहीं है, या डेटा शो नहीं हो रहा। अभी क्या होता है, FNO ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दिखाई नहीं देता अभी, तो लोग नहीं दिखाते हैं। सर कौन ही देख रहा है, आप उनको ये नहीं पता, हो सकता है डेटा 3 साल बाद अपडेट हो जाए। हाँ भाई साहब, नोटिस आएंगे। डिपार्टमेंट आर अप विद द वेपन्स, मैं बोल रहा हूँ। देखो हम प्लानिंग करते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी मैं कहूँगा हर एक क्लास की, बिजनेस क्लास तो प्लानिंग करा लेता है जनरली, क्योंकि उनको पूरे साल GST चलती है, या जिनके ऑडिट लगे हुए, बहुत सारे बिजनेस क्लास भी नहीं कराता प्लानिंग, कि जिनके ऑडिट नहीं लगे हुए, लास्ट में देख लेंगे क्या करना है। हम कहते हैं कि आपको पता है कि मेरी इनकम इतनी है या इतनी जगह से इनकम आ रही है। अब मैं बोलूँ किसी को भाई 3 लाख रुपए टैक्स पे कर दे, कोई नहीं कर पाएगा, हार्डशिप मुझे पता है। अगर मैं ऐसा बोलूँगी भाई 20,000 रुपये टैक्स जमा कर देना, चाहे सैलरी आपकी 10 लाख रुपए मिलना, उसको बताइए एकदम से 20,000 रुपये देने, फर्क है। हम ये कहते हैं कि आपका जो भी कंसल्टेंट है, चार्टर्ड है, उससे बात करो और उससे बात करके बोलो कि भाई मेरे टैक्स कितने बनते हैं। तो देयर इज एन ऑप्शन टू डिपॉजिट द टैक्स ऑन मंथली बेसिस। अब हमारी एक क्लाइंट है, अच्छी है, एक मतलब बड़ी है, ट्रेडिंग करती है, साल का 30-35 लाख रुपए का प्रॉफिट है स्टॉक टर्म का। 20 लाख के हिसाब से कितना हो गया, मोटा मोटा 6 लाख रुपए हो गया। मैं डायरेक्ट मानता हूँ कि मतलब ग्रॉस मोटा इकट्ठा 6 लाख रुपए का बैंड बच जाती है। हमने उनको पिछले साल सजेस्ट करा, मैडम आप एक काम करो, आप टैक्सेस महीने के महीने 20-25 हज़ार रुपए दे दो, 40 हज़ार रुपए दे दो, भाई जो आपका कंफर्टेबल अमाउंट हो। आपका प्रॉफिट आया, आपने बुक कर लिया, 31 तारीख क्लोज हुई, 2-4 तारीख को फोन कर लिया कि टैक्स जमा करा दो। अगर आपको 20,000 का बनाना है 20,000 जमा कराओ, आपको 50 कराना 50 कराओ, आपको 10 कराओ तो सही। तो साल में आपको सुबह 6 लाख जमा कराना और आपका 3-3.5 पहले हो जाएगा, तो एंड में आके आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। अब एकदम से 7 लाख रुपए निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि लोग प्लानिंग नहीं कराते। प्लानिंग कब, आप स्टॉक मार्केट ट्रेड कर लेंगे, कर लिया, पूरे साल ट्रेड करके कब आएंगे, जब रिटर्न फाइल होनी है। पहले रिटर्न 31 जुलाई को होती थी, अब कब हो रही है, 15 सितंबर। डिलेड है 3 महीने ऑलरेडी, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1.5 महीने डिलेड है। तो लोग अब आ रहे हैं और अब टैक्स भरेंगे, समझ रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी लायबिलिटी पता है तो उसको थोड़ा बहुत जमा कर लो, 60% जमा कर लो। लेकिन लोग आएंगे आखिरी में ही, भाई हमने स्टॉक मार्केट प्रॉफिट बुक कर लिया। अरे तुम्हारे जो तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्टॉक मार्केट में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आप माल बेचो, 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन वो करना नहीं है, टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करनी। एक और चीज है, आपने स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक करा, सपोज पूरे साल में 6 लाख रुपए, अब क्या होता है, ये तो है नहीं, अब आप वॉरेन बफेट तो हो नहीं, ये तो है, लॉस तो होगा ही। यस सर। तो टैक्स हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, लीगल मेथड है। लीगल मेथड नहीं, 25 मार्च को क्लोज होता है, मतलब 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, आप चेक करो कितना है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है वो कितना है। आप 25 मार्च को आपका जो लॉस वाली है फिजिकल्स, माने कि सपोज आपको 1 लाख का प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म में और 50,000 का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में, चलो ऐसे मानते हैं तो एग्जम्प्टेड है। 50 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म में
और 2 लाख का प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में, दोनों टैक्सेबल है, 20% 12.5% से। अगर आप शॉर्ट टर्म में आपने स्क्रिप्ट देख लो कि भाई मुझे 60-70 हज़ार का लॉस हो रहा है, तो आप बेच दो। बेचने में से ब्रोकरेज ही लगनी है ना, अगर 2 दिन बाद खरीद लो, नहीं तो 1 अप्रैल को खरीद लो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से लॉस बुक हो गया, आपने तो खरीद लिया। भाई आपको मुश्किल से अगर उसमें 1 लाख पे 20-20 हज़ार जाता होगा तो मुश्किल से खर्चा आपका 5,000 रुपये होगा, ब्रोकरेज वगैरह मिला मिलू के, ज्यादा नहीं होना, मैक्स है ये। तो आपका टैक्स कितना गया? 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 रुपये कितना टैक्स गया? 20%, 6,000 रुपये। जो आपका जाना था 20,000 रुपये, वो कितना गया? क्यों? ठीक है, वैसी सेम लॉन्ग टर्म का, तो आपको लगता है कि 2 लाख का प्रॉफिट है, आपका 60-70 हज़ार का लॉस हो रहा है, या 2 लाख 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो आप 1 लाख का लॉस रखो तो वैसे एग्जाम्प्ट हो जाओगे। ये लोग करते नहीं है, बात नहीं करते, कंसल्टेंसी नहीं लेते कि सर टैक्स कैसे करें, आखिरी में आएंगे सर कर दो। अब कैसे बचाओगे? जब 31 मार्च क्लोज हो गया है तो कोई सोल्यूशन नहीं है टैक्स बचाने का, सिर्फ और सिर्फ हेरा फेरी के, पॉलिटिकल डोनेशन दिखा दिया, एचआर दिखा दिया, कोई सोल्यूशन नहीं है। डबल एम्प्लॉयर हो जाते हैं, जॉब चेंज करी फिर से टैक्स बनेगा, क्योंकि एक एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 अपने हिसाब से लिया है, एक एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16, वो सारी डिडक्शन देगा, वो सारे खर्चे डालेगा, तो भाई खर्चा तो एक ही बार जाना है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो एक ही बार है ना, कि अगर आपने 50,000 यहाँ ले लिया तो 50,000 वहां थोड़ी लोगे दोबारा। कंसल्टेशन इज अ वेरी मेजर पार्ट। मैं कहता हूँ हर एक पर्सन, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलरीड हो, अगर आप 20 मार्च को 21 मार्च को अपने चार्टर्ड से कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी ले लो कि सर मेरे एक्सपेक्टेड ये प्रॉफिट है, चेक कर लो, सब कुछ ऑलमोस्ट रिपोर्ट हो जाता है, 75% रिपोर्ट हो चुका होता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी। और स्टॉक मार्केट आपके फाइल निकलती है, भेज दो कि भाई कितना प्रॉफिट है, बताओ सर क्या कर सकते हैं। अगर कर सकते, वही क्या, अगर भाई सपोज नहीं कर सकते कुछ, तो सर आपको इतना मोटा मोटा टैक्स बन रहा है, सपोज 1 लाख रुपए सपोज बन रहा है, सर एक काम करो, थोड़ा थोड़ा जमा कर दो 10,000 रुपये करके 2-3 महीने में, तो बाद में आखिरी देख लेंगे। वो करते नहीं है लोग। पीपल आर वेटिंग फॉर द एंड मोमेंट टू डिपॉजिट, समझ रहे हो? दिक्कत है। फिर कहते हैं जितना टैक्स बन गया उतना टैक्स बन गया। देखो हिंदुस्तान में रहना तो टैक्स बनेगा, कमाया तो देना पड़ेगा, उसमें आप कहोगे इतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं, उसका कोई कंटेंशन नहीं है। अदरवाइज वी आर ओपन टू द वर्ल्ड, यू कैन गो एनीवेयर, ठीक है ना। मैं किसी को पर्टिकुलर कंट्री का नाम लूंगा, रिकांड आ जाएगा, ठीक है, यू कैन गो ओपन एनीवेयर। उनको लगता है कि यहाँ भी टैक्सेस कम है तो जाओ ना, फिर आपके पास जाने की कैपेबिलिटी। अब मैं सोचूं कि मैं वहां चले जाऊं दुबई, वहां टैक्सेस नहीं है, अरे भाई दुबई मेरे को काम भी तो आना चाहिए कुछ दुबई का, वहां जाके झाड़ू थोड़ी मारनी है, क्या हम नहीं जा सकते या कोई और नहीं जा सकता? सबका अपना सिस्टम है। इफ यू आर केपेबल टू गो देन गो, कोई दिक्कत तुम्हारा थोड़ी करना है कोई आपको। तो प्लान योर टैक्सेस अकॉर्डिंगली। अब आते हैं आईटीआर 3 पर, नहीं पहले आईटीआर 4 पर आते हैं। आईटीआर 4 से दिखता, आईटीआर 4 है बिजनेस रिटर्न, इसमें जनरली प्रेजेंटिव इनकम जाती है। प्रेजेंटिव मतलब जिसमें बुक्स अकाउंट्स नहीं बनने, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही 2 कहानी, जे और प्रोफेशनल इनकम की, और जे और जेबी की, और 194C की। लोगों ने क्या कर रखा है अभी भी, जो प्रोफेशनल इनकम है यानी जो जेबी में कट रही है उसको जे में दिखा रखा है, यानी कि प्रोफेशनल की जगह उसको बिजनेस दिखा रखा है। जैसे कि डॉक्टर है तो हेल्थ केयर सर्विसेज दिखा दिया, सर्विसेज कोई प्रोफेशनल है उसको अदर सर्विसेज में दिखा दिया। हो गया, रिटर्न रुक गई है। ऑल दो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 प्रोसेस नहीं हो रही है, बहुत कम प्रोसेस हुई है। जितनी हमने भरी है पिछले 2 महीने में, उसमें गिना चुका मतलब 2-3 ही प्रोसेस हुई है। पूरा डिपार्टमेंट फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन पर है कि अगर आपने डिपार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफंड आता है आईटीआर 4 में प्रोफेशनल्स को और बिजनेस वालों को, जो जिसका कंपनी टैक्स काटते हैं। सपोज मैं डॉक्टर हूँ, मेरा 10% से कट रहा है, मेरी 50 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, तो सबसे ज्यादा रिफंड मेरे को ही आएगा। अब क्या करना है, आपको रिफंड बढ़ाना है तो 50% का क्लॉज हटा के एडीए में से एडी में डाल दो, अदर हेल्थ सर्विसेज में। जो 25 लाख है उसको 12.5 लाख की जगह 6 लाख दिखा दो, रिफंड और बढ़ गया। और सिस्टम प्रोसेस भी कर देता है कई बार, फिर बाद में नोटिस आते हैं लोग नहीं पे कर रखा है। इस बार डिपार्टमेंट हर चीज चेक कर रहा है, क्योंकि आईटीआर 4 मेजरली भरी जाती है प्रोफेशनल या बिजनेस के लिए जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता, प्लस सैलरी। यहाँ पे सैलरी भी हम बहुत सारे लोगों की होती है, ठीक है, तो जनरली इनके लिए भरा जाता है। बट सेम वही कहानी आईटीआर 4 में क्या कि सेक्शन गलत दिखा रखा है, 44 एडीए की जगह 44 एडी दिखा रखा है। 194 जेबी का जो सेक्शन है वो, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स 194 जेबी में कटता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी वो इतना ही कटता है। कॉन्ट्रैक्ट में कटता है क्या 2% सेम एज पर कंपनी, और जे में कटता है 2% टेक्निकल सर्विसेज में। तो मेजर ये 2 कहानी, और सारी ब्रोकरेज एच वगैरह है, उनमें सब में टैक्स ही कम है, 1 या 2% है। सबसे ज्यादा टैक्स ही 10% जेबी में कटता है, तो मेजर वही कहानी है। अब वो क्या करते हैं, वहां दिखा देते हैं सर देखा जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी, तो बाद में कौन भुगतता है?
क्लाइंट। तो सर अगर आपकी भी कोई ऐसी इनकम है जो जेबी में आ रही है तो चेक कर लें। और दूसरी कहानी, उनको लगता है कि जो हमारी प्रोफेशनल इनकम है, पहले भी डिस्कशन हुआ था, चेक करो कि आप क्यों प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनली हो, चार्टेड हो, डॉक्टर हो तो बताइए कि आप डिजिटल सर्विसेज में हो। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोफेशनल है, भी मेंशन्ड नहीं है, बट वो प्रोफेशनल 194 जेबी में कटेगा टैक्स। तो चेक करो कि आपकी लिमिट आती है नहीं आती ऑडिट में। ठीक है, आपकी सारे काम ही ऑडिट में हो रहा हो, 75 लाख से ऊपर आपको ऑडिट लगेगा, 1 करोड़ की लिमिट नहीं है। प्रोफेशनल में 75 लाख की लिमिट है, विथ वैसे 50 है, कई कंडीशन है 75 है, 1 करोड़ नहीं है। अगर आपके 75 लाख से ऊपर रिसीट्स हैं, ऑडिट इज कंपलसरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अदरवाइज बुक्स में सब लिखा हुआ है, लोग जल्दी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर, क्योंकि अगर आपने नहीं करा ऑडिट, अगले साल 1.5 साल बाद नोटिस पक्का है, 100% आएगा नोटिस। क्योंकि कहाँ से पकड़ेगा, आपके सेक्शन से या आपके HSN कोड से उठा लेगा आपको, बिलिंग के, GST के। अब आते हैं ITR 3 पे। ITR 3 सबसे बड़ी ITR है, ठीक है ना। इसमें आपकी सैलरी भी आती है, रेंट भी आता है, स्टॉक मार्केट भी आती है, F&O ट्रेड भी आते हैं, स्पेकुलेटिव भी आते हैं, बिजनेस भी आता है, और प्रोफेशन भी आता है, और अदर सोर्सेज भी आता है। मतलब जितनी इनकम है हिंदुस्तान में सारी आती है। पूरी जनरलाइज एक तरीके से बना दिया गया है, पूरी रिटर्न उसमें ना पूरी है। मतलब आप अगर सैलरी भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, प्रोफेशन भी करते हो, जो आप करते हो सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जनरली बनाई गई है किसके लिए, अगर आप प्रोफेशन में, अगर आप बिजनेस में हो, या अब ये जो रिटर्न आ जाती है जनरली ऑडिटेड जाती है। ITR 3 इज फॉर ऑडिट रिटर्न्स में पूरी बैलेंस शीट जाती है। लेकिन ये कई चीजों में यूज होती है, या तो आपका स्टॉक मार्केट विद प्रोफेशनल इनकम है प्रेजेंटेड, यानी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट का रखा है तो आपको इसमें जाना जरूरी है ITR 3 में। अब लोगों ने यहाँ वही कहानी, प्रोफेशनल 44 ADA है, 44 सेम कर रखा है, वही सेम सेक्शंस दिखा रखे हैं अलग अलग, या सेक्शन चेंज कर रखे हैं। ठीक है, F&O ट्रेड भी होता है। F&O ट्रेड की 2 कंटेंशन है कि सर उसको स्पेकुलेटिव लें या उसको हम जनरल ट्रेड बिजनेस में दिखाएं। अब अलग अलग गाइडलाइंस है, मतलब अलग अलग गाइडलाइंस है, सोचने का तरीका है। कोई सोचता है कि मैं इसको एज ए स्पेकुलेटिव दिखा दूं, कोई सोचता है मैं इसको बिजनेस दिखा दूं। जनरली क्या होता है, अगर आप बिजनेस दिखाओगे तो आपको प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी है, लॉस दिखाओगे तो ऑडिट कंपलसरी है। अब वो कोई समझता नहीं जनरली। हमारे पास एक सज्जन का फोन आया कि सर मेरा एक लॉस है, F&O का लॉस है 62 लाख का, 62 लाख। अच्छा जी, बात हुई 10 मिनट। कह रहा उसने, जो भी कंसल्टेंट है उसने मेरा, अब कंसल्टेंट की गलती है कि उसकी गलती हमें नहीं पता, 62 लाख का लॉस पिछले 2 सालों में उसने दिखा रखा है स्पेकुलेटिव में। स्पेकुलेटिव का रूल बताया तो मैं पता नहीं है, तो मैंने ITR भरोगे। स्पेकुलेटिव का रूल है कि 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा सिर्फ, और बिजनेस लॉस कब तक होता है, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड। ये 4 साल की मातियां खा गया। बिजनेस लॉस आपकी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। यानी अगर मेरे बिजनेस से लॉस हो रहा है, सपोज मेरे को बिजनेस प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, तो मैं उसे सेट ऑफ कर सकता हूँ, 0 टैक्स। स्पेकुलेटिव में सिर्फ स्टॉक मार्केट की इनकम से ही होगा, स्पेकुलेटिव इनकम से। समझ में आई? लॉस से अगर बचने के लिए वो करने होता क्या है, रीजन बताता हूँ क्या होता है। अगर स्पेकुलेटिव इनकम है तो वो सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही होगा, स्पेकुलेटिव से। ठीक है। अगर आपको उसको बिजनेस लॉस दिखाना है तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है। अब बहुत सारी कंटेंशन है यहाँ पे, होता है बहुत कमेंट्स आएंगे सर ये है हमने ऐसे कर लिया, भाई वो आपको कंटेंशन आप पढ़ो ऑनलाइन, सेक्शन 43(5) बहुत सारे सेक्शन है। अब मैं उसका रेगुलर ट्रेडर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, सपोज मैं काम करता हूँ प्रोडक्ट बेचने का, मेरे साल का टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट है सपोज 50 लाख रुपए सपोज, और मैं F&O से लॉस है मेरा 20 लाख रुपए, तो मैं ऑडिट कराऊंगा। तो अगर स्पेकुलेटिव में दिखाऊंगा तो नहीं होगा। अगर मैं 20 लाख का लॉस दिखा दूंगा ऑडिट करके, तो 50 लाख माइनस 20, 30 लाख पे ही टैक्स देना होगा। यानी कि जो लॉस मैंने स्टॉक मार्केट में कराया वो यहाँ सेट ऑफ कर लिया। कितना टैक्स बच गया 30% के हिसाब से, मोटा मोटा 6 लाख रुपए। अब है क्या, ऑडिट कराना है तो ऑडिट के पूरे एक्सपेंसेस लगते हैं, 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए नहीं होते हैं। ऑडिट डज नॉट मीन योर पर्टिकुलर ट्रेड ऑडिट, इट इज योर कंप्लीट पैन ऑडिट, कि आपको कौन सी इनकम आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। एक रुपए का भी ऑडिट होगा कि आपने टॉफी खरीदी है कि पेट्रोल खरीदा है, उसकी फीस लगी है पूरी। तो उसने कहा जी इसमें एक्टिविटी दिखा दिया है, ये है। सर तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो असेसमेंट ईयर 24-25 की कहानी है, कह रहे इस साल। मैंने कहा सर देखो, क्योंकि हो सकता है इस साल उसको बिजनेस प्रॉफिट हो, सेटअप हो नहीं सकता, लग गई क्लास। अब बात हमारी ये हुई कि सर मैं आपको फीस कोट करूंगा तो मानोगे नहीं। मैं उनको बोले जी आप कितने चार्जेस लेते, कह रहा है इतने चार्जेस लेते हैं। मैंने कहा सर कहाँ से करता है ऑडिट इतने चार्जेस में,
इतने चार्जेस पर तो डिजिटल सिग्नेचर बनता है। तो लोग ग्रेविटी ऑफ कंप्लायंस नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको ग्रेविटी ऑफ कंप्लायंस समझाएंगे तो नहीं। आज के 50,000 रुपये खर्च करे हुए आपके आगे के 5 लाख रुपए बचा लेंगे, लेकिन ग्रेविटी ऑफ कंप्लायंस नहीं समझते। जब वो हो जाता है ना, उनको लगता है कि कर लेंगे, देख लेंगे। डिपार्टमेंट है, घर की खेती नहीं है कि दुकान नहीं कि हमारे जाके चल कर ले आएंगे प्रोडक्ट। डेट इज क्लोज्ड, देन द डेट इज क्लोज्ड। अच्छा, ये होगी मेजर कहानी। अब बताता हूँ 3-4 चीजें, बड़े ध्यान से सुनना, और दर्शकों को भी कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। ये अब सारी आइटम्स में एप्लीकेबल है। पहला है क्रिप्टो करेंसी, सबने भर भर के रखी है। इस बार हमारे पास प्रोफाइल्स में मतलब 40% प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का सेक्शन है 194S, लिख लो 194S। ठीक है। अब होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को जर्नली लोग इसमें टैक्स करता है 30% फ्लैट। ओके। इस पे कटता है, तो आप प्रॉफिट कमाते हो? नहीं, प्रॉफिट पे नहीं है, नेट ट्रांजेक्शन पे। हाँ, मतलब 1 लाख के क्रिप्टो खरीदे हैं, ट्रांजेक्शन करे तो 30% कट जाएगा, 30,000 रुपये कट गया सीधा। प्रॉफिट पे नहीं है। और अगर मेरे को प्रॉफिट हो या लॉस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बता रहा हूँ कंटेंशन है, बड़ी जबरदस्त कंटेंशन है। अब लोगों ने क्या कर रखा है कि इसका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इनकम टैक्स में अलग है और दिखाने का भी अलग है। मतलब आपको आईटीआर भरनी है तो उसमें अलग से एक सेक्शन है वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्रिप्टो करेंसी के नाम से नहीं है, इनकम फ्रॉम वीडीए। हाँ, उसमें 4 कॉलम है सिर्फ, कंसीडरेशन, कब खरीदा, कब बेचा और कितने का लिया। लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का तो दिखाते ही नहीं है, या क्या करते हैं इसको अदर सोर्सेज में दिखा के या बिजनेस इनकम में दिखा के क्लोज कर देते हैं, तो रिटर्न प्रोसेस होती ही नहीं है, होगी ही नहीं। जो मर्जी उखाड़ लो, रिटर्न होल्ड पर है, चाहे आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, रिटर्न डिफेक्टिव लग के आएगी, पता ही नहीं ना। क्योंकि या तो दिक्कत क्या है, तो खुद भरनी है या फ्री में भरनी है, एक्सपेंसेस देने नहीं है। वीडियो का अलग सेक्शन है। अब वहां पे पूरा फाइल आती है, जैसे स्टॉक मार्केट की आती है, तो प्रॉफिट लॉस डालना पड़ता है। अब कहानी, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट। तो बोला आपने 1 लाख की खरीदी और 80,000 की बेच दी, 80,000 की बेची, 1 लाख की खरीदी, अब डालनी पड़ती है। तो 20,000 के ऊपर 6,000 टैक्स बना 30% के हिसाब से, और आपके टीडीएस में से डेट हो गया और रिफंड आ जाएगा आपको 24,000 रुपये। हमने एक्सपायर मान दिया कि आपको प्रॉफिट, क्योंकि वहां क्या है कि ऑनलाइन जो है ना वो ग्रॉस फिगर दिख रही है और कुछ नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट में तो फिर बहुत कुछ आ गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में फिगर दिख रही है, इतने का ट्रेड करा है, मतलब इतने का बाय करा है। तो आपको पूरी एक्सेल आती है। अब वो 4 पेज की भी हो सकती है, 3 पेज की भी हो सकती है, स्पॉट भी हो सकता है, अलग अलग कंपनीज की भी हो सकती है। तो ग्रॉस करके कैलकुलेशन करके उसको फिगर डालना है, उसको मैच करना है। मतलब आप ये मत सोचो कि जी हाँ सर इतने चार्जेस क्यों है, क्रिप्टो जरा सही तो है। अगर यार 1,500 क्रिप्टो थोड़ी है, 2-2 लाख के क्रिप्टो ट्रेड कर रखे हैं। अब मैं कहूँगी 1.5 लाख पर टैक्स दे दो तो लग गई ना क्लास। मुझे अगर भरनी उसमें है डेटा, तो डेटा मंगाऊंगा ना, तभी तो रिफंड मिलेगा कि भाई तूने 1.5 लाख का खरीदा है तो बेचे कितने का, 160 का बेचे, 70 का बेचे, 40 का बेचे, कितने का बेचा है, उतनी में टैक्स लूंगा ना। आपको कहता जी मैंने 1.5 लाख का लेके 160 का बेचा है, 10,000 रुपये प्रॉफिट कितना हुआ, 30%, 3,000 टैक्स कट गया, और जो बचा हुआ रिफंड है वो आ गया। यही है ना। और अगर नहीं हुआ तो वो एडजस्ट हो गया, आपकी सैलरी में एडजस्ट हो गया। टैक्स कैन बी एडजस्टेड, टीडीएस कैन बी एडजस्टेड एनीथिंग। सपोज मेरा सैलरी का टैक्स बन रहा है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा वो, सपोज हाँ एडजस्ट हो जाएंगे। जो मेरा रिफंड बन रहा है, सपोज वो किसी और पार्ट में टैक्स बन रहा है, तो वो सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा। एक मिनट, वो सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा या किसी और इनकम में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब वो रिफंड, मतलब वो वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, जिसने रिटर्न नहीं फाइल करी ड्यू डेट तक या उसके बाद, तो वो चला गया। सपोज मेरा रिफंड बनता है 20,000, अब मेरी अदर इनकम आई हुई है सपोज इंटरेस्ट, तो उसका टैक्स बनता है, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा वो, या वो रिफंड आ जाएगा। अगर नहीं हुई तो रिफंड लेने के लिए पूरी फाइल भरनी पड़ती है। कंप्लायंस का कोई वो नहीं है, हम कह जी उसने टैक्स जमा करा दिया, मेरी कंप्लायंस थी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कंप्लायंस है, उसकी कंप्लायंस उसकी कंप्लायंस है, ठीक है ना। कंटेंशन आती है कि सर मैं उसने अपना टैक्स भर दिया था, मैंने भरूं ना भरूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कंप्लायंस है तो आपको करनी पड़ेगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डिपार्टमेंट नहीं देखेगा उसने करा नहीं करा, उसको पैन कार्ड से क्या मतलब, भाई मैं कैसे जानता, डिपार्टमेंट पैन कार्ड से जानता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में मेजर इशू आ रहा है क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो का अलग से शेड्यूल है। दूसरा आ रहा है ऑनलाइन गेमिंग का, ठीक है ना, लिख लो भाई। वो ऑनलाइन गेमिंग का वही साल कोड वाली चीज है।
कौन सी? वो 7 करोड़ जीतो, 11 करोड़ जीतो। अरे हाँ, वो बंद हो गया ना। बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पिटीशन डाली 2-3 कंपनियों ने, ठीक है ना। चलो हम तो फिलहाल टैक्सेशन में बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आजकल सब प्रमोट कर रहे थे, बंद हो गई ओवरनाइट। एक और चीज इसमें पूछनी थी मेरे को, सॉरी टू कट यू। वो जो लोग, कई लोग ना कुछ एप्स आते हैं, आई वोंट नेम देम, बट दे आर इलीगल, दे डू गैम्बलिंग, बट उनके ऊपर कोई इनकम आती है, उनसे कोई इनकम आती है, क्या वो भी टैक्सेबल होती है इन सब चीजों में? देखो, हम ना लीगल और इलीगल की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अब सपोज कोई ऐप इलीगल है, हमें पता ही नहीं है, कोई एक्स ऐप है वो इलीगल है, अब वो कंप्लायंस करती है नहीं करती, कैसे पैसा लेती है। यार आज मैं एक ऐप बनाऊं, गूगल से अप्रूव करानी हो जाएगी, कोई भी काम कर देगा। अब उसमें मैं टैक्स कंप्लायंस करूँ ना करूँ, गवर्नमेंट थोड़ी पता है। सपोज अब कोई बाई ऐप है, वो कहती है जी मैं ज्ञान नहीं कराती, मैं गेम खिलवाती हूँ। अच्छा जी, लीगल, अभी तक लीगल था, हमें कहते हैं गेम खेलना लीगल है। अच्छा जी, आप क्या करते हो, थोड़े पैसे लेते हो तो जितवाते हो। अब एक्सपायर्ड जो भी कहानी कंटेंशन है उसमें हम जाते ही नहीं है। इलीगल है वो, लीगल है वो, क्रिमिनल पार्ट है। हम कहते हैं जो गेम रजिस्टर्ड है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, उसका टैक्स कटता है 194 BA में। 194 BA में लिखो लिखो, हाँ ये सेक्शंस बता रहा हूँ इसलिए। 100 मतलब AB BA। हाँ किसमें का, हाँ कितना कटता है? 30%। फ्लैट रेट 30% टैक्स है, कोई कुछ नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन गेम जीती है तो प्रॉफिट पे कितना % टैक्स है? ठीक है ना, 1 मिनट। मतलब जितना आपने गेम जीता है, सपोज आपने यहाँ तो चलो पैसा डालते हैं, प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट है फाइनल, जितना आपने जीता है उस पर 30% टैक्स है प्लस सरचार्ज वगैरह। अब ये जो BA का है ना, इसका सेक्शन फिर से अलग है, ठीक है। इसकी रिपोर्टिंग अलग है, अलग से कॉलम है ना, ये अदर सोर्सेज में जाएगा ना कहीं जाएगा। अदर सोर्सेज में कॉलम है विनिंग ऑफ लॉटरीज का, वो वहीं जाएगा, अदर सोर्सेज के अंदर। हाँ जी, वो वहीं जाएगा। होता कि मैं दिखाता अपने सॉफ्टवेयर में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसके अंदर कॉलम है, ये हर एक आइटर में भी होगा, मतलब जो ऑनलाइन आइटर, इनकम फ्रॉम लॉटरीज और ऑब्लिक हॉर्स रेसेस, यहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा। वहां पे क्या है, पूरा कॉलम दिखा हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में आएगी, सेकंड क्वार्टर में, कब जीता है वो ऑटो इंपोर्ट कर लेगा। अगर आप मैनुअली भरो तब भी ऑटो इंपोर्ट कर लेगा। लोग क्या करते हैं, रिफंड लेने के लिए इसको बिजनेस में दिखा देते हैं। इसमें हम गेम खेलते हैं ऑनलाइन, या बिजनेस हमारा अदर सर्विसेज में दिखा दिया, या AD में दिखा दिया, पूरे रिफंड ले लिया। कईयों के तो वैसे तो डिफेक्टिव लग के आएगी 100%, कईयों के डिफेक्टिव लग के आएगी। कईयों ने क्या करा है, इसमें कुछ बैलेंस शीट वगैरह बना के भेज दिया है और रिफंड आ गया, पूरा रिफंड आ गया। हमारे पास केस आया, उसका 14 लाख का रिफंड आया हुआ था। डिपार्टमेंट ने क्या करा, भाई तुमने क्या करा है, आ जाओ। उसने सेक्शन भरा हुआ था अदर सर्विसेज, लग गया। 2 साल पहले जीता था, लग गया ऑडिट क्या, वो डिपार्टमेंट बोला 2 डॉक्यूमेंट। अरे भाई तुमने 11 लाख टैक्स कटा है, करोड़ों की तुमने ट्रांजेक्शन रखी है, उसमें पूरा रिफंड लेगा, 100% रिफंड। कैसे? नहीं हो सकता। सेक्शन BA है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही रिपोर्ट होगा, ऑटोमेटिकली 30% डिडक्ट हो जाएगा जो आपकी डाटा होगा। सपोज आप 1 लाख जीते तो 1 लाख पे 30% प्लस सरचार्ज। इस चक्कर में रिटर्न डिफेक्टिव हो रही है, प्रोसेस नहीं हो रही है। अभी डिफेक्टिव लग के आएंगी, इस बार है क्या, आईटीआर पर प्रोसेस नहीं हो रही, प्रोसेस बहुत बाद में होगी, 15 सितंबर के बाद, और छोटी सी विंडो मिलेगी 10-15 दिन की करेक्ट करने के लिए, और विंडो क्लोज हो गई। सपोज आपने रिस्पॉन्ड नहीं करा उसको, सपोज आज के डेट है 15 सितंबर को रिटर्न डिफेक्टिव लग के आई, और 30 सितंबर की डेट है, अगर उसको 1 अक्टूबर को भरोगे ना, तो वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उस रिटर्न को नया मान लेगी, और वो एग्जिस्टिंग स्कीम जो करंट स्कीम है तुमने पुरानी स्कीम में रखा होगा, तो नई स्कीम में डाल के पेनल्टी लग के चला जाएगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है बेटा जी इस बार, क्योंकि पिछले साल जुलाई तक हो रही थी रिटर्न, इस साल सितंबर तक है। लास्ट डेट भरने की पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर है अभी, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, जैसे लॉस कैरी फॉरवर्ड खत्म हो गया, इंटरेस्ट लग गया, पेनल्टी लग गई, ठीक है। आपको न्यू स्कीम ही कंपलसरी ऑप्ट करनी पड़ेगी, तो ये और बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं जो ओल्ड स्कीम के लिए, ठीक है। ये होगी 2 कहानी। 3 कहानी एक और है। इस बार गवर्नमेंट ने क्या करा, टाइट हो गया FA शेड्यूल, फॉरेन एसेट शेड्यूल। जिन लोगों के पास इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं, चाहे वो कंपनी अलॉटेड हो, चाहे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हो, चाहे RESU स्टॉक्स हो, चाहे होल्डिंग हो बाहर की, यानी आपने एप्पल का स्टॉक खरीद रखा है, तो आपको FA शेड्यूल भरना कंपलसरी है, चाहे वह 1, 2, 3, 4 किसी भी फॉल करते हो, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे कोई मर्जी हो। इफ यू हैव इंटरनेशनल स्टॉक्स या इंटरनेशनल इनकम,
तो आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है इररिस्पेक्टिवली ऑफ इनकम। यानी आपके पास 2 एप्पल के स्टॉक हैं तो भरने पड़ेंगे उसको एफ शेड्यूल में। लोगों को एफ शेड्यूल मजाक लगता है। 6 पेज का शेड्यूल है, हर एक के लिए अलग एप्लीकेबल है, और एक एक शेड्यूल में 8-8 10 कॉलम है। यानी कि अगर किसी का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है तो उसके अंदर 11 कॉलम है, भरने पड़ेंगे कि पीक वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू क्या है, कब अलॉट हुए थे, डेट ऑफ अलॉटमेंट, पूरा शेड्यूल लग के जाता है। ठीक है, अगर आपका इंटरनेशनल किसी कंपनी में डायरेक्टर हो वो लग के जाएगा, या आपने इंटरनेशनल एप्पल ले रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ले रखा है, तो उसकी होल्डिंग वैल्यू लग के जाएगी पूरी INR के अंदर कन्वर्ट करके। कंपलसरी है, पेनल्टी है 10 लाख रुपए की, स्टेट पेनल्टी है 10 लाख की। अब आपकी इनकम से 1 लाख हो, और मतलब बहुत सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट रिपोर्टिंग इज कंपलसरी, अदरवाइज स्क्रूटनी विल ओपन आउट। ठीक है, इस वक्त उस वजह से भी बहुत सारे रिटर्न्स रोकी हुई हैं। 3 मेन कंटेंशंस तो ये हो गई। चौथी मेन कंटेंशन है, अब एक मैं बताता हूं जो मैं फेस हो रही है कि सर इसमें क्या करना है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछे इसके अलावा। सर वो गैम्बलिंग वाला ही था मेरे क्या जो आया था, क्या क्या ऑनलाइन गेमिंग आजकल लोग बहुत खेलते हैं, और तो बंद होगी फिलहाल, जब लास्ट ईयर तक तो खेली है। हाँ, इस साल तक खेली है लोगों ने, वो तो आपने बताया। हाँ, क्रिप्टो करेंसी का भी आप बता चुके हैं। हाँ, आप क्रिप्टो करेंसी एक चीज रह गई, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर कर रखा है। जैसे स्टॉक मार्केट फ्यूचर होता है वैसे क्रिप्टो करेंसी का FNO आ गया। अब लोग कह रहे हैं जी आप इसको लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऑल दो मेरे हिसाब से अभी तक हमने कोई ऑडिट करा नहीं है, ना हमने इसको भरा अभी तक कोई FNO। प्रैक्टिकली बात करेंगे, कोई कह रहा जी कैरी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बिना ऑडिट के हो जाएगा ये। मैंने कहा सर देखो ना, हमने ऑडिट करा इसका, ना इसको गाइडलाइंस कहते हैं, क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट इस पर कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि इसका लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या वो स्पेकुलेटिव है, क्या वो नॉन स्पेकुलेटिव है, क्या उसको ऑडिट के थ्रू कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हमने कहा सर देखो हम नहीं करते हैं, बेटर है जिसको ज़्यादा पता है आप उसको जाके ये चीज़ कराओ। क्योंकि क्रिप्टो FNO तो चलो कंटेंशन हमारी मर्जी है, लेकिन क्रिप्टो के FNO की आई एम नॉट कन्फर्म ऑल्सो। हो सकता है मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, कुछ लोग कर भी रहे हो, बट एज अ पर्सन आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क फ्रॉम आवर साइड कि पता चले हम कर दें तो कांड हो जाए। ठीक है ना, तो ये और बहुत ज़्यादा चल रहा है। और एक चीज़ और चल रही थी जो मेरे को डिस्कस करनी थी आपकी, जो हमारे सेक्शन में चल रही है। हाँ, और कोई क्वेश्चन, हमने और कोई क्वेश्चन लिखा था लोगों का? ये हम लोग एक्चुअली सारे कर चुके हैं कवर, क्रिप्टो करेंसी कवर कर चुके हैं हम लोग, ITR कवर कर चुके हैं। हाँ, ऑलमोस्ट हम कर ही चुके हैं। मेन जो कंटेंट, जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों की भी आ रही है, क्योंकि जैसे हम क्रिप्टो डालते हैं या गेम्स ऑफ रिंग डालते हैं अलग सेक्शंस में, उसमें टैक्सेस बन जाते हैं और वो लोग समझते नहीं है, वो कहते हैं कहाँ से आ रहा है। और दूसरा भी प्लानिंग। हाँ, तीसरा, हाँ, मेजर कहानी रह गई एक और, जो लोगों को अभी बैंड बजेगी, तगड़ी बैंड बजेगी। कहाँ बताता हूँ, लिखो सेक्शन 10 फॉर्म 10 IEA। फॉर्म 10 IEA। हमें बड़े कॉल आते हैं कि सर आप इतने पैसे क्यों लेते हो, ये क्यों लेते हो यार। भाई चलो पैसे को तो साइड छोड़ो, अगर आप ITR 1 और ITR 2 में ये फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्म कहता है कि अगर आपको ओल्ड से न्यू में जाना है, न्यू से ओल्ड में जाना है, स्कीम चेंज करनी है, तो आपको कंपलसरी भरना। नॉट फॉर ITR 1 और ITR 2, ITR 3 और ITR 4 के कंपलसरी है। अब हुआ क्या है, ये साल इससे पिछला वाला असेसमेंट ईयर 25-26, 24-25, 23-24, 23-24 में डिफॉल्ट स्कीम थी ओल्ड वाली, 24-25 और 25-26 में नहीं आ गई डिफॉल्ट। अब क्या है कि जब आप रिटर्न भर रहे हो, 10 IEA क्या कहता है कि अगर आपको स्कीम चेंज करनी है, यानी पुरानी से नए में जाना है, सपोज हमने इस साल नहीं भरी पहले रिटर्न और बाय डिफॉल्ट नहीं में चलेगी, तो कोई फॉर्म नहीं भरना। अगर हमें पुरानी में जाना है इस साल, तो 10 IEA भरना है, डिक्लेरेशन है, ये बहुत जरूरी है। वंस 10 IEA सबमिटेड, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। इट कैन नॉट बी विड्रॉन। सबमिट हो गया तो बच गया, यानी कि आप नए से पुराने में नहीं चले गए। अगर हम इस साल रिटर्न भर रहे हैं, सपोज हमारा पहला टाइम है, हम बिजनेस रिटर्न भर रहे हैं ITR 3 या 4, मैं 3 या 4 बोलूंगा, और हमने नए से पुराने में शिफ्ट कर दिया और हमने फॉर्म भर दिया और जमा कर दिया और वेरीफाई कर दिया और जनरेट हो गया, तो नए में नहीं जा सकते। अब लोग समझदारी क्या करते हैं, वो नए में भर के फाइल कर देते हैं, लेकिन वो रिटर्न प्रोसेस होके पुराने में ही आएगी, डेटा पुराने के हिसाब से प्रोसेस करेगी, यानी जो आपका इंटीमेशन ऑर्डर आएगा 143(1) वो पुराने में आएगा, पहला। दूसरा, अगर आपने नए में जाना है आपको और आपने फॉर्म ड्यू डेट के बाद भरा, यानी कि 15 सितंबर के बाद भरा, अभी ड्यू डेट 15 सितंबर है, कि हमें पुराने में जाना है,
तो फॉर्म इनवैलिड है। यानी मैंने 16 सितंबर को फॉर्म भरा 10IE और रिटर्न प्रोसेस कर दी और भेज दी, तो बाय डिफॉल्ट न्यू में ही हो गया आएगी। दो केस हो गए। तीसरा केस, हम 24-25 में पुराने में थे असेसमेंट ईयर, अब 25-26 में नए में जाएंगे। तो बहुत सारे रूल चेंज हो जाते हैं भाई, कई को होम लोन खत्म हो गया, कई को बहुत कुछ हो गया, ठीक है ना। भाई होम लोन खत्म हो गया, HRA खत्म हो गया, नए में शिफ्ट हो गया, नए में ज्यादा बेनिफिट। अब अगर उसकी ITR 3 ITR 4 है, हालांकि सैलरी वालों को एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन किसी की होम लोन तो किसी का भी हो सकता है, या और भी चीजें हैं, तो हम बोलते हैं ITR 3 ITR 4 किसी की असेसमेंट ईयर 24-25 में पुराने में है और आपको नए में जाना है, तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा 10IE। अगर ड्यू डेट से पहले भर दिया तो आप चले जाओगे, नहीं भरेगा तो वो पुराने में ही प्रोसेस कर देगा आपकी रिटर्न। यानी कि जो आपने 24-25 में ऑप्ट करा था ना पुराना, वो 25-26 में ही पुराने में कर देगा, और ड्यू डेट के बाद फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? इसलिए पैसे ज्यादा है, वो चेक करना पड़ता है पूरा डिटेल, पूरा फॉर्म है इतना बड़ा, यस या नो करके भेज दे, क्लाइंट की बात लग गई। क्योंकि टैक्स में 50,000 का, एक नॉर्मल प्रोफाइल में 50,000 से ऊपर का फर्क है। 24-25 में अगर पुराने में हो और नए में जाना है 25-26 में, तो फॉर्म भरना जरूरी है ड्यू डेट से पहले। नहीं भरा तो पुराने में प्रोसेस होके आ जाएगी रिटर्न। अब 24-25 में नए में हो, इस बार पुराने में जाना है, तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। समझ रहा है? yes, नहीं भरा तो नए में प्रोसेस होके आ जाएगी दोबारा से। 4 क्लॉजेस हो गए। yes, पुराने से नए, नए से पुराने, ड्यू डेट के बाद भरा, ड्यू डेट से पहले भरा। यानी कि जो करंट स्कीम एप्लीकेबल होगी वो नहीं, आपने अगर नहीं भरा 24-25 में आपने भर रखा है और पुराने में जाना है तो कोई दिखा, अगर आप 24-25 में भर रखा है तो इस साल भरने की जरूरत नहीं, आपको पुराने में कंटिन्यू हो जाएगा, आपको चेंज नहीं करनी। तो आपने टैक्सेस नए के हिसाब से भर रखे थे पहले, इस बार भी नए के हिसाब से भरा तो कोई फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। हाँ, अगर आपने स्कीम चेंज करनी है तो ड्यू डेट से पहले फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको फॉर्म सिस्टम में डालना पड़ेगा, पूरा कॉलम है। नहीं डालोगे तो रिटर्न प्रोसेस होकर आ जाएगी या डिफेक्टिव लग के आएगी, लेकिन 99% केसेस में प्रोसेस होगी, क्योंकि डिफेक्टिव मानेगा नहीं सिस्टम, क्योंकि आपने नेशन वही सिलेक्ट करा होगा। क्योंकि है क्या कि ये जो कॉलम है ना 10IE का, ये बाय ऑटो डिफॉल्ट यस या नो है। जब आप रिटर्न भरोगे तो पिछले साल की डेट उठा लेगा, तो यस या नो ऑटोमेटिकली हो रखा होगा जर्नली, या वो सिलेक्ट करने को बोलेगा। अगर आपने सिलेक्ट करके फाइल कर दी और 15 तारीख निकल गई इस बार, तो लग गई क्लास, ठीक है। उसके बाद इस पाप कुछ नहीं होने वाला, फिर रगड़ते रहो डिपार्टमेंट को, जो मर्जी कर लो, कितनी मर्जी अपील कर लो, कितनी मर्जी रेक्टिफिकेशन कर लो, कहाँ मर्जी चले जाओ, डिपार्टमेंट मानेगा ही नहीं कंटेंशन कि तुमसे कोई गलती हुई है। तो ITR 3 और ITR 4 में इस बार देखना मेजर केसेस आएंगे। क्यों ITR 3 ITR 4 प्रोसेस हो ही नहीं रही है? 1 और 2 में लगता नहीं है। सबसे ज्यादा डिफेक्टिव रिटर्न 194BA, 194S, और डिफेक्टिव आएंगे, अभी तक हमारे पास भी डिफेक्टिव नहीं आई है, क्योंकि जिन जिन के हमने कॉल्स आई हैं, जिन को समझाया, उनके भी किसी की डिफेक्टिव नहीं आई है एक्चुअली में। आएंगे अभी 194BA, 194S 2 प्लस 10IE, इसमें डिफेक्टिव नहीं है, इसमें प्रोसेस होकर आ जाएगी। तो जो लोग कह रहे हैं ना सर इतना कॉस्टली क्यों है ये कंप्लायंस का ही पैसा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई नई प्रोफाइल ऐड हो रही है, सब कुछ हो रही है, हम पहले प्रोफाइल को चेक करते हैं कि भाई तेरे पास है या नहीं है। सपोज सकते हैं उसने पिछले साल पुराने में दी हो, हम नए में लेके चले गए, हमने फाइल कर दी और ऑटोमेटिक पुराने प्रोसेस करके लिया आएगा ना, तो हमें उसका फॉर्म फाइल करना पड़ता है। समझ रहे हो? yes, तो दोस्तों ये रीजन है बेसिक जो हमने बताया जहां प्रॉब्लम आ रही है। अगर और कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, 15 तारीख तक है, वी ट्राई टू हेल्प यू आउट। या कोई प्रॉब्लम और आ रही है इसके अलावा तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो हम कोशिश करेंगे 15 तारीख के बाद बनाए, और एक डिफेक्टिव का वीडियो कोशिश करेंगे 15 तारीख के बाद जरूर अपलोड करें। अगर टाइम मिल गया तो वैसे मिल जाएगा, हम लोग को फ्री हो जाएंगे। धन्यवाद आपका देखने के लिए, शुक्रिया।